Mr. Judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you Rajasthan Rent Control Act 2001 के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान का प्रीलिम्स जो है वो आने ही वाला है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन सेक्शंस को इंटरलिंक करके किस किस सेक्शन के साथ जोड़ करके पढ़ना है, ये भी मैं इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन। The first important section on our list is section 2 definitions। जी हाँ, कुछ definitions हैं जो आपको याद रखनी है, अच्छी तरह से समझ लेनी है। उनमें पहली definition है आपकी amenities की, 2A में जो कि defined है। अब ये amenities क्या होती हैं? Amenities वो facilities होती हैं जो लैंडलॉर्ड किसी भी टेनेंट को प्रेमाइसेस के साथ में प्रोवाइड करता है। इसमें डिफाइन किया गया है कि सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, केबल, नेचुरल लाइट और ये सभी चीज़ें जो साथ में इंक्लूडेड होती है प्रेमाइसेस के, वो फैसिलिटीज़ जो है एमिनिटीज़ कहलाती हैं। और इसमें एटसेट्रा वर्ड एंड लाइक वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये डेफिनेशन जो है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं है। दूसरी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड की। 2C में बताया गया है कि लैंडलॉर्ड कौन होता है? वो पर्सन जो रेंट डिराइव कर रहा है किसी प्रॉपर्टी का, जो रेंट रिसीव कर रहा है, जिससे रेंट मिल रहा है, या तो वो खुद ये रेंट रिसीव कर रहा है या फिर उसने अपने बिहाफ पर रेंट को रिसीव करने के लिए किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दिया है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये हुआ आपका लैंडलॉर्ड यानी कि 2C। 2F की बात की जाए तो 2F में प्रेमाइसेस को डिफाइन किया गया है कि कोई भी लैंड है वो प्रेमाइसेस में इंक्लूडेड है, कोई भी बिल्डिंग है वो प्रेमाइसेस में इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चरल लैंड इंक्लूडेड नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड और फार्म बिल्डिंग्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें। उसके अलावा जो भी लैंड है और लैंड के ऊपर बनाए गए स्ट्रक्चर्स वो इंक्लूडेड हैं। उसके साथ में एडजॉइनिंग अपॉर्चुनेट स्ट्रक्चर्स वो इंक्लूडेड है, आउट हाउसेस, गोडाउन्स, पार्किंग लॉट्स, वो सभी जो किसी भी लैंड के ऊपर बनाए गए हैं सब प्रेमाइसेस में इंक्लूड हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस की गई हैं कि जब भी कोई इंसान रेंट पे ले रहा है तो उसका जो टेरेस है, रूफ जो है, वो प्रेमाइसेस में इंक्लूड नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई है कि टेरेस भी आपके प्रेमाइसेस में इंक्लूड है तभी वो इंक्लूड होगा, नहीं तो वो एक्सक्लूड माना जाता है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट प्रेमाइसेस इज कि होटल के रूम्स, धर्मशाला, लॉज या इन में अगर आप कोई जगह लेते हैं टेम्परेरी स्टे के लिए, तो वहाँ पर जो रूम आपने लिया है वो प्रेमाइसेस में इंक्लूड नहीं होता। तो वो जो रूम्स हैं, जो सर्विसेज आप लेते हैं होटल्स की और धर्मशालास की, टेम्परेरी सर्विसेज, वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से गवर्न नहीं होती है। आगे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2H। 2H आपको बता रहा है कि सीनियर सिटीजन कौन होता है, तो इसमें 2H भी याद रखने की ज़रूरत है और ये भी याद रखना है कि सीनियर सिटीजन की एज दी हुई है एनी पर्सन हु इज़ अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि 65 ईयर्स और मोर। एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द 65 ईयर्स और मोर इज़ अ सीनियर सिटीजन एज पर 2H। आगे देखिए टेनेंट। 2I में टेनेंट को डिफाइन किया गया और यहाँ पे कहा गया है कि वो पर्सन जो रेंट पे कर रहा है किसी प्रेमाइसेस के लिए, वो पर्सन भी टेनेंट है, वो भी टेनेंट है उसके साथ साथ जो उसकी डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। जैसे कि रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस में उसके साथ यूजुअली रहने वाले लोग, उसका स्पाउस, उसका सन या डॉटर, मदर या फादर, और कमर्शियल प्रेमाइसेस में उसके साथ यूजुअली जो लोग बिजनेस कंडक्ट करते हैं वो भी टेनेंट बन जाते हैं। तो ये बात है टेनेंट की, 2I। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारी लिस्ट में है सेक्शन 5, पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय द टेनेंट। टेनेंट किस तरह कब रेंट जमा करवाएगा ये सेक्शन 5 हमें बताता है। सेक्शन 5 बताता है कि जिस महीने का रेंट ड्यू है उसके अगले महीने की 15 तारीख से पहले रेंट को डिपॉजिट करना होता है। रेंट किन मोड्स में डिपॉजिट हो सकता है, मैनर क्या हो सकता है रेंट डिपॉजिट का? कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, किसी तरह का बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, या कोई भी अदर मोड जो लैंडलॉर्ड बता रहा है। नाउअडेज जो ऑनलाइन मोड हैं पेमेंट के, वो भी जो हैं उनसे भी यूज़ करके पेमेंट किया जा सकता है रेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का कि यहाँ पे एक रिसीट देनी होगी लैंडलॉर्ड को। टेनेंट को जैसे ही वो रेंट रिसीव करेगा उसे एक रिसीट पे लिख करके देना होगा दैट ही हैज़ रिसीव्ड द रेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ। तो यहाँ पर
सेक्शन 5 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आ रहा है वो है सेक्शन 7, रिविजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। न्यू टेनेंसीज यानी कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो टेनेंसीज आई हैं उन टेनेंसीज में रेंट रिवाइज कैसे होगा, यानी कि रेंट का इंक्रीज कैसे होगा। तो जब हम रेंट के इंक्रीज की बात करते हैं, रिविजन की बात करते हैं, तो 5% रेंट जो है वो आपका पर एनम इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। 5% हर साल इंक्रीज होगा और 10 साल तक इंक्रीज होता रहेगा। ओरिजिनल रेंट का 5% 10 साल तक इंक्रीज होगा, हर साल 5% इंक्रीज होगा और 10 इयर्स के बाद ये जो पूरा टोटल इंक्रीज्ड अमाउंट है इसको ओरिजिनल रेंट में ऐड कर दिया जाएगा और अब जो नई वैल्यू आएगी वो न्यू रेंट बन जाएगी और 11वें साल से उस न्यू रेंट का 5% बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझी जा सकती है। तो ये 5% का परसेंटेज और ये 10 साल का टाइम पीरियड आपको सेक्शन 7 में याद रखना है। सेक्शन 8, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए की जाने वाली टेनेंसी जो सिर्फ और सिर्फ 3 साल या उससे कम के लिए की जा सकती है। 3 साल से ज़्यादा के लिए और किसी भी प्रॉपर्टी पे 3 बार यानी कि 3 टाइम्स से ज़्यादा लिमिटेड पीरियड टेनेंसी नहीं की जा सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका, इसे भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके 9 एंड 15। जब हम 9 और 15 की बात करते हैं तो इन्हें साथ में पढ़ा जाना ज़रूरी है क्योंकि 9 बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स की और 15 हमें बताता है कि एविक्शन ऑफ टेनेंट्स के लिए प्रोसीजर क्या है। जी हाँ, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब जो है किस तरह किस ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी के सामने आपकी पिटिशन जो है वो लगेगी एविक्शन के लिए। तो जब लैंडलॉर्ड चाहता है कि वो टेनेंट को एविक्ट करे तो उसका प्रोसीजर जो है आपको एविक्शन का 15 में मिलेगा कि इतने इतने टाइम में जो है नोटिस दिया जाना है टेनेंट को और नोटिस रिसीव करने के बाद टेनेंट को अपना रिप्लाई देना है और टोटल ड्यूरेशन बताई गई है फिर जिसमें फर्स्ट हियरिंग हो जानी कंपलसरी है और साथ ही साथ एंड में ये भी बताया गया है कि कितने दिनों में आपको ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है उसे कंप्लीट करना है। ये सब डायरेक्शन है ट्रिब्यूनल के लिए कि उसे प्रोसीजर किस तरह कंडक्ट करना है। तो इस प्रोसीजर को आप लोग एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाकर याद रखेंगे कि इतने से इतने डेज में ये होगा और इतने से इतने डेज में आगे से आगे प्रोसीडिंग चलेगी। इसे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमारी लिस्ट में है वो है 10 और 16। राइट ऑफ अ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लैंडलॉर्ड को तुरंत पोजेशन रिकवर करना होता है अपनी रेंटेड प्रीमाइसेस का। जो प्रीमाइसेस उसने रेंट पे दी है वो उसे अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है या फिर वो लैंडलॉर्ड जो है वो एक ऐसा लैंडलॉर्ड है जो कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन में सर्व कर चुका है या तो रिटायर हो चुका है या रिटायरमेंट होने वाला है उसका, राइट। तो इन सभी केसेस में सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि क्या क्या ऐसे सर्टेन केसेस हैं जिनमें इमीडिएटली कोई भी लैंडलॉर्ड रेंटेड प्रीमाइसेस को रिकवर कर सकता है अपने लिए, खुद के लिए। तो यहाँ पर 16 जो है वो प्रोसीजर बताता है। 10 को इसीलिए 16 के साथ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 16 बताता है कि ये प्रोसीजर जो है ट्राइब्यूनल किस तरह कंडक्ट करेगा। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑन आवर लिस्ट is section 11 and 12, restoration of possession of illegally dispossessed tenant। जब किसी टेनेंट को इलीगली निकाल दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है प्रॉपर्टी में से, तो वो अपना पोजेशन वापस कैसे पा सकता है। हाउ कैन द टेनेंट रीगेन और रिस्टोर हिज पोजेशन ऑफ द टेनेंटेड प्रीमाइसेस, उसके ऊपर आपका सेक्शन 11 और सेक्शन 12 है। सेक्शन 11 तो रिस्टोरेशन का राइट बताता है कि टेनेंट को अगर विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड विदाउट हिज कंसेंट किसी प्रीमाइसेस से निकाला गया है तो वो रिकवर कर सकता है उसका पोजेशन। लेकिन सेक्शन 12 जो है यहाँ पर वो आपको बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा, उस रेस्पेक्ट में प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा और कितने दिन में पूरा का पूरा प्रोसीडिंग खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट, आई थिंक इज रेंट ट्राइब्यूनल। तो रेंट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो सब आपको पता होने चाहिए।
सेक्शन 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, उसके बाद सेक्शन 13 के बाद सेक्शन 17 आता है, सेक्शन 18 डिस्कस होता है, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 जो है, ये सभी सेक्शंस आपको देखने हैं कि किस तरह रेंट ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग्स करता है, रेंट ट्राइब्यूनल के पावर्स क्या क्या हैं, रेंट ट्राइब्यूनल किन किन मैटर्स में उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, और रेंट ट्राइब्यूनल का जो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है वो क्या है। कुछ एक प्रोविजंस ऐसे भी हैं यहाँ पर जहाँ पे ये गिवन है कि जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ पे रेंट ट्राइब्यूनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सेक्शंस हैं, जो लॉ है, उसको अप्लाई करके भी अपना डिसीजन, अपना ऑर्डर दे सकता है। फिर एग्जीक्यूशन कैसे होगा रेंट कंट्रोल के ऑर्डर, रेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स का, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। So section 13, 17, 18, 19A and section 20 are very important when we talk about rent tribunal. Especially section 13 जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि rent tribunal में presiding officer कौन होगा। It will be a person who is a सीनियर सिविल जज और अबव, वो सीनियर सिविल जज या उससे ऊपर के कैडर का राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर होना चाहिए। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर रेंट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एपेलेट रेंट ट्राइब्यूनल। अब एपेलेट रेंट ट्राइब्यूनल के भी आपको उसी तरह सेक्शंस याद रखने होंगे, सेक्शन 19, 21, 22 और 26। पावर्स जो हैं वो डील किए गए हैं, लिमिट्स बताए गए हैं कि अपील्स अगर आपको फाइल करनी है तो वो कितने दिन में फाइल करनी होगी रेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स से अपेलेट रेंट ट्राइब्यूनल को, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डील की गई हैं। 19 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि किस तरह अपेलेट रेंट ट्राइब्यूनल जो है बनाया जाएगा। उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कोई डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर का पर्सन होगा, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर जो 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस रख चुका है, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है, ऐसा पर्सन होगा। तो ये चीज़ें भी आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अपेलेट रेंट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट इज रेंट अथॉरिटी। 2017 अमेंडमेंट से ये प्रोविजंस ऐड किए गए हैं इस एक्ट में। जी हाँ, 2017 के प्रोविजंस, अमेंडमेंट के प्रोविजंस वो भी आपको देखने हैं। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि रेंट अथॉरिटी कौन है, उसका इस्टेब्लिशमेंट, रेंट अथॉरिटी कौन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सब डिविजनल ऑफिसर या उससे ऊपर की रैंक का कोई ऑफिसर है जिसको रेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया जा सकता है। और आगे फिर आपको बताए गए हैं पावर्स रेंट अथॉरिटी की, और रेंट अथॉरिटी और क्या क्या फंक्शंस जो है एक्ट में कर सकता है। तो उसके लिए आपको 22A के साथ साथ सेक्शन 21A, सेक्शन 22G, सेक्शन 22E, सेक्शन 26A, ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं रेंट अथॉरिटी के लिए। इन सभी सेक्शंस को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको मेंस में भी जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट बताया गया है कि 1 मंथ का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना इलीगल होगा। सेक्शन 22F जो कि अगेन आपका 2017 अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर रिलेटिंग टू द लैंडलॉर्ड, 23, 24 एंड 25। 23, 24 एंड 25 आपको बताते हैं कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं। तो 23 में एमिनिटीज़ जो है उसे लैंडलॉर्ड बिना किसी रीज़न के छीन नहीं सकता, टेनेंट की एमिनिटीज़ को रिमूव नहीं कर सकता, और वो करता है ऐसा तो उसका प्रोसीजर भी गिवन है कि टेनेंट उस केस में क्या कर सकता है, रेंट अथॉरिटी के पास में जा सकता है। फिर 24 आपकी डिस्कस करते हैं कि क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरह लैंडलॉर्ड को मेंटेनेंस करनी होगी प्रॉपर्टी की। अगर 5% तक का डैमेज है प्रॉपर्टी में, रेंट अमाउंट का 5%, तो फिर वो तो टेनेंट खुद करवा सकता है, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर है तो वो लैंडलॉर्ड को बेयर करना होगा। 25 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 आपको लैंडलॉर्ड के राइट ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में बताता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो कब कब इंस्पेक्ट कर सकता है प्रॉपर्टी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इंस्पेक्शन के जो रूल्स हैं वो भी आप देखेंगे कि किस तरह 7 डेज का नोटिस देने के बाद ही लैंडलॉर्ड आ सकता है, और ये 3 महीने में एक बार ही ये इंस्पेक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं कि जब मन चाहे तब ये इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाए प्रेमाइसिस के ऊपर, राइट। तो ये सभी सेक्शंस भी आपको जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल ब्रिंग यू मोर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।